फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया यूके रिलेशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हाल ही में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब ये भारत की यात्रा पर आए। इनकी भारत की यात्रा पर आने के दो मकसद थे। पहला, एक तो देखो रिपब्लिक डे के मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आएंगे, तो उस विजिट की एक ज़मीन तैयार करना। दूसरा, अगले साल देखो G7 समिट और क्लाइमेट चेंज समिट ये यूके में ऑर्गेनाइज होंगे, तो उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन देना। वैसे देखो इंडिया G7 का मेंबर है नहीं, लेकिन G7 का जब समिट ऑर्गेनाइज होता है तो इसके साथ साथ कुछ दूसरे देशों के लीडर्स को भी इनवाइट किया जाता है। देखो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रिपब्लिक डे के मौके पर चीफ गेस्ट होंगे। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 31 दिसंबर के बाद फाइनली ब्रेग्जिट हो जाएगा, यानी ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा। अलग तो अभी भी हो गया है, लेकिन अभी एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है जो कि चलता रहेगा 31 दिसंबर तक। उसके बाद ब्रिटेन पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा। तो ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की ये पहली फॉरेन विजिट होगी। और इसके साथ साथ कोविड-19 के बाद अभी तक कोई भी देश की गवर्नमेंट का हेड हमारे देश में नहीं आया है, तो बोरिस जॉनसन पहले किसी देश की गवर्नमेंट के हेड होंगे जो कोविड-19 के बाद भारत की यात्रा पर आएंगे। तो सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा होगी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब रिपब्लिक डे के मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर आएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ देखो काफ़ी ज़्यादा हैं फिलहाल इंडिया और यूके रिलेशंस में। 2004 में दोनों देशों के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी, तो इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अपग्रेड किया जा सकता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, जिसमें फोकस किया जाएगा क्लोज मिलिट्री टाइज पर। इंडो पैसिफिक रीजन में भी कोऑपरेशन पर बल दिया जाएगा। दोनों देश मिलकर कैसे टेररिज्म से लड़ सकते हैं इस बात पर फोकस होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। और सबसे लास्ट में कैसे मिलकर क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सकता है, ये सब चीज़ें शामिल होंगी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, अगर अभी फिलहाल की पार्टनरशिप को अपग्रेड किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है, चूंकि देखो ब्रिटेन अब अलग हो जाएगा यूरोपियन यूनियन से, ब्रिटेन कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए, और काफ़ी सारे देशों के साथ ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर भी लिया है। तो इंडिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए बातचीत स्टार्ट होगी जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आएंगे। नेक्स्ट है, दोनों देश मिलकर ग्लोबल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की दिशा में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखो अभी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको डेवलप किया गया है ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया में। किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये तो एक एग्जाम्पल है कोरोना वायरस वैक्सीन के संदर्भ में। इसके अलावा भी देखो दूसरे डिजीज के इलाज के लिए वैक्सीन की डेवलपमेंट में कोऑपरेशन का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगले साल इन्हेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करना इंडिया और यूके के बीच, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। और सबसे लास्ट में सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टीज आपस में शेयर करना। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया और यूके रिलेशंस में, इनको यूटिलाइज किया जा सकता है रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। अब बात करते हैं कंसर्न्स की। सबसे पहला कंसर्न देखो ये है, पिछले कुछ सालों में इंडिया और यूके के जो रिलेशंस हैं बिल्कुल स्टैग्नेंट हैं, मतलब जहाँ थे वहीं हैं। वैसे तो विजिट्स भी हुई, भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूके की यात्रा पर गए और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जब थेरेसा मे थी वो भारत की यात्रा पर आई, लेकिन रिलेशंस आगे नहीं बढ़ सके। जिसका एक रीज़न ये है, ब्रिटेन ब्रेग्जिट में उलझा हुआ था। पूरी तरह से ब्रिटेन का जो फोकस था वो ब्रेग्जिट पे था। दूसरा कंसर्न ये है लेस इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स। चूंकि देखो रिश्ते बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गए, थम से गए, तो जो नॉन इंपॉर्टेंट इश्यूज थे वो हावी हो गए इंडिया यूके रिलेशंस में। नॉन इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे वीज़ा इशू, यूके काफ़ी ज़्यादा आनाकानी करता है इंडियंस को वीज़ा देने में, मतलब ना सिर्फ इंडियंस, दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़। यूके इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, जिसका एक रीज़न ये भी है, यूके का कहना था कि बहुत सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज से जो लोग हैं वो ब्रिटेन में आ जाते हैं, लेकिन इंडिया ये चाहता है यूके इंडियंस को वीज़ा दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस यूके में जाके काम कर सकें। इसके अलावा अभी फिलहाल विजय माल्या यूके में है, इंडिया चाहता है
विजय माल्या का इंडिया में एक्सट्रेडिशन हो, बट यूके में प्रोसेस चल रही है और उसमें समय लग रहा है। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस इन इंटरनल इश्यूज। काफ़ी बार देखो यूके के जो एमपीज हैं वो 370 को लेके इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके क्रिटिसाइज करते हैं। इवन ब्रिटेन ने कंसर्न्स जाहिर किया अभी इंडिया में हो रहे फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेके। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है ये इंडिया के इंटरनल इश्यूज हैं और ब्रिटेन को इन इश्यूज को लेकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कंक्लूजन में देखो कहा जा सकता है, जो ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी हैं डोमिनिक राब, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया ब्रिटेन में जो इंडियन डायस्पोरा है वो देखो काफ़ी इंटरेस्ट लेता है इंडिया की पॉलिटिक्स में। इस वजह से ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में इंडिया की पॉलिटिक्स भी एक फैक्टर बन जाता है। ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से ब्रिटेन के काफ़ी सारे जो एमपीज हैं वो इंडिया में चल रहे इश्यूज पर अपने कंसर्न्स जताते रहते हैं। ये हमें वैसे ये भी बताता है कि इंडिया और ब्रिटेन के जो रिलेशंस हैं, लिंक्स हैं, वो कितने ज़्यादा स्ट्रोंग हैं। लेकिन देखो पोस्ट ब्रेग्जिट ईरा में और पोस्ट कोविड ईरा में ब्रिटेन को सेंसिटिव रहना होगा इंडिया के कंसर्न्स के प्रति। और आर्टिकल में तो ये भी कहा जाता है इवन ब्रिटेन जब इंडिया के किसी इशू को लेकर कंसर्न्स जताए तो इंडिया को भी थोड़ा लेस सेंसिटिव होना चाहिए। ये कंक्लूजन है। तो इस प्रकार से हमने इंडिया यूके रिलेशंस से संबंधित ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वेस्ट टू एनर्जी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। 2 दिसंबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बिदादी के पास 11.5 मेगावाट का एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास किया, यानी फाउंडेशन स्टोन रखा। उम्मीद ये है कि ये प्लांट एक दिन में 600 टन इनऑर्गेनिक वेस्ट को प्रोसेस करेगा और इसकी सहायता से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। देखो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे देखो खाना बचा हुआ है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई अवशेष है, और इनऑर्गेनिक वेस्ट जैसे प्लास्टिक बोटल्स। ये डिफरेंस है ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट के बीच में। अगर देखो हम बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु में डेली 5000 टन वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से 2500 टन तो ऑर्गेनिक होता है जैसे बचा हुआ खाना, पास्ट में रहे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अवशेष। 5000 में से 1000 टन होता है इनर्ट वेस्ट। इनर्ट वेस्ट जैसे कि पत्थर, कंकड़, ये सब चीज़ें। और 1500 टन होता है इनऑर्गेनिक वेस्ट जैसे प्लास्टिक, बोटल्स, ये सब चीज़ें। लेकिन देखो इस 5000 टन में से 30-40% तो ऐसा वेस्ट होता है जो सेग्रीगेटेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, और बचा जो 60-70% वो मिक्स्ड फॉर्म में होता है, मिक्स्ड वेस्ट। और उस मिक्स्ड वेस्ट में से 40% इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है, और इसी से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। एक टर्म है जिसका मतलब आप जान लीजिए, रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल। क्या मतलब है ये रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल का? देखो इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे प्लास्टिक्स, पॉलिथीन की थैलियाँ, बोटल्स, इनको प्रोसेस किया जा सकता है एज ए रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इस रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल से पहले स्टीम एनर्जी जनरेट की जाती है और बाद में उस स्टीम एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जाती है। और देखो इस रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो भी अच्छी खासी है, मोर देन 2500 किलो जूल पर किलोग्राम। इवन प्री में भी यूपीएससी रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल के बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है। अगर देखो हम बात करें ये वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट होते हैं वो कैसे काम करते हैं। देखो इनके पास जो मिक्स्ड वेस्ट आता है ना, उनको स्टार्टिंग में सेग्रीगेट किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है वेट और इनऑर्गेनिक वेस्ट में। और बाद में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे बचा हुआ खाना, उसको तो खाद में यानी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है इससे रिफ्यूज्ड ड्राइव्ड फ्यूल जनरेट होता है, और इसी से बाद में एनर्जी जनरेट होती है। टिपिकली जो 50 टन रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल होता है इससे 1 मेगावाट पावर जनरेट होती है। और इसीलिए कहा जा रहा है आर्टिकल में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बिदादी के पास ये जो प्लांट का शिलान्यास किया है, इसे काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और सही जगह पे ये प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है इस प्लांट के जनरेट होने की? देखो पहले जो ये वेस्ट होता था
चाहे ऑर्गेनिक वेस्ट हो या फिर इनऑर्गेनिक वेस्ट हो, मतलब खास करके इनऑर्गेनिक वेस्ट जिसकी साइक्लिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। इस इनऑर्गेनिक वेस्ट को कैसे ठिकाने लगाया जाता था? लैंडफिल की सहायता से, यानी ज़मीन के नीचे दबा के। और काफ़ी बार तो जैसे दिल्ली में कूड़े का पहाड़ सा बन जाता है, कहीं कहीं पर वो कूड़े का पहाड़ भी बन जाता था और वहाँ पे आग भी लग जाती थी। लेकिन अब इस प्रकार से वेस्ट को नहीं डिस्पोज किया जाएगा, इसकी सहायता से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। एक तो ये फ़ायदा हुआ सीधा सीधा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। दूसरा, जो लैंडफिल्स की सहायता से सोइल की फर्टिलिटी आसपास के एरियाज़ में काफ़ी ख़राब हो जाया करती थी, या फिर लैंडफिल्स में कूड़े के पहाड़ में आग लग जाया करती थी, वो सब घटनाएं नहीं घटित होंगी। ये जो प्रपोज्ड पावर प्लांट है, ये एक दिन में 600 टन का RDF यानी रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल प्रोसेस करेगा, जिससे 11.5 मेगावाट पावर जनरेट होगी, जिसका मतलब है 2.4 लाख यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड मॉडल, मतलब ये जनरल चैलेंजेस हैं, इस कर्नाटक के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से संबंधित चैलेंजेस नहीं हैं। पहला चैलेंज ये है, देखो पिछले 10 सालों में कई सारी इंडियन सिटीज़ ने कोशिश की है इस प्रकार का प्लांट इस्टेब्लिश करने की, लेकिन कोई अच्छा मॉडल उन्हें नहीं मिल पाया है। ये मॉडल कितना सफल होगा देखने लायक होगा। दूसरा, नेचर ऑफ वेस्ट, देखो जनरली इस प्रकार के जब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगते हैं तो इनमें जो मशीनें होती हैं उनको सप्लाई किया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, लेकिन ये मशीनें इंडिया के वेस्ट को प्रोसेस करने में नाकामयाब साबित होती हैं, क्योंकि इंडिया के वेस्ट का जो नेचर है वो अलग होता है। इसी वजह से काफ़ी सारी इंडियन सिटीज़ ने इस प्रकार के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इस्टेब्लिश किए थे, बट अब उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। देखो जनरली होता क्या है, इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं इनको जिस वेस्ट की आवश्यकता होती है उसमें जो फाइन और इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसमें 5% से कम मॉइस्चर होना चाहिए और 5% से कम सिल्ट और सोइल कंटेंट्स होने चाहिए। बट इंडिया में जो मिक्स्ड वेस्ट जनरेट होता है उसमें 15 से 20% तक मॉइस्चर और इनर्ट कंटेंट होता है, इनर्ट कंटेंट जैसे पत्थर, कंकड़ इत्यादि। तो ये नेचर ऑफ वेस्ट का एक चैलेंज है। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन एट सोर्स। अगर देखो वेस्ट का सेग्रीगेशन सोर्स पर ही हो जाए तो कितना अच्छा है, मतलब हाउस होल्ड्स 2 डस्टबिन रखें अपने पास में और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको अलग कूड़ेदान में रखें और इनऑर्गेनिक वेस्ट को अलग कूड़ेदान में रखें, तो कितना अच्छा हो। बट ऐसा होता नहीं है, इंडिया में थोड़ा जागरूकता की कमी है। इस वजह से इन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में मशीनों की सहायता से ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग किया जाता है इनऑर्गेनिक वेस्ट से। एक तो देखो इससे खर्चा बढ़ जाता है और दूसरा मशीनों की सहायता से ऑर्गेनिक वेस्ट को इनऑर्गेनिक वेस्ट से अलग करना, मतलब पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सका, मतलब 100% एफिशिएंसी नहीं आती कि हाँ ऑर्गेनिक वेस्ट पूरी तरह से अलग हो गया, इनऑर्गेनिक वेस्ट पूरी तरह से अलग हो गया और जो इनर्ट वेस्ट है यानी पत्थर इत्यादि वो पूरी तरह से अलग हो गए। तो अलग अलग करना मुश्किल भी होता है, खर्चा भी आता है और हो भी नहीं पाता है। नेक्स्ट है, वैसे तो देखो वेस्ट से जो फ्यूल जनरेट होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी खासी होती है, बट उस वेस्ट में जब सिल्ट और सोइल पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं तो कैलोरीफिक वैल्यू तो उस समय रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है पावर टैरिफ। जनरली देखो ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स होते हैं ये काफ़ी महंगी इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हैं ऑपरेशंस के लिए, 7 से 8 रुपये किलोवाट पर आवर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। कोल और दूसरे तरीकों से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसकी कीमत से, जो कि है 3 से 4 रुपये पर किलोवाट आवर। अब देखो एक बात ये है, इन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स ने अगर महंगी इलेक्ट्रिसिटी परचेज की ऑपरेशंस चलाने के लिए तो वो उतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी बेच नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन एक बात आर्टिकल में ये नहीं लिखी हुई कि खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो तो खुद ही यूज़ भी कर लो ना, परचेज कर ही क्यों रहे हो। खैर ये बात क्लैरिफाई नहीं है, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, इस वजह से जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हो वो खुद के द्वारा जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी ना यूज़ कर सकते हो। खैर ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल रिजर्वेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। कंटेक्स्ट देखो ये है, वैसे तो 2008
से आईआईटी सिस्टम में रिजर्वेशन दिया जा चुका है ओबीसीज को, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लेवल पर बल्कि फैकल्टी के लेवल पर भी। सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग आईआईटी को अपॉइंटमेंट्स करते वक्त एफर्मेटिव एक्शन लेना होता है, यानी जितना रिजर्वेशन ओबीसीज को और दूसरी कैटेगरीज को मिला हुआ है उतना रिजर्वेशन देना जरूरी होता है आईआईटीज को। बट देखो आईआईटी को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है इस एफर्मेटिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करने में। क्योंकि देखो ओबीसीज के इतने टीचर्स या फिर फैकल्टी मिलती ही नहीं जितनों की आवश्यकता है। डिमांड एंड सप्लाई में गैप है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है ओबीसीज की। इस वजह से बहुत सारी जो पोस्ट है वो वैकेंट रह जाती हैं, क्योंकि एडुकेट ओबीसी कैंडिडेट्स नहीं मिलते आईआईटीज को फैकल्टी के तौर पर, तो वो सीट खाली रह जाती हैं। तो हुआ क्या, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज अभी फिलहाल आईआईटीज में हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक कमेटी का गठन किया ताकि आईआईटी सिस्टम में रिजर्वेशन को ईजिली इंप्लीमेंट किया जा सके। कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं। देखो पहला ऑप्शन तो ये है आईआईटीज को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर कर दिया जाए, और जो ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस होते हैं जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या फिर इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इनमें रिजर्वेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के स्पेसिफिक ग्रेड में आप रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट कर दो और इसको ले लो एज ए इंस्टीट्यूशन, मतलब पूरे इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया जा चुका है, और जबकि रिजर्वेशन दे दो आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के स्पेसिफिक ग्रेड्स में। और अगर फिर भी पोस्ट खाली रह जाती हैं तो अगले साल उसे आप डी रिजर्व कर लो, अगले साल उस पोस्ट पर आप किसी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को भी अपॉइंट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन एक ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स आईआईटी में एडमिशन लें और जो रिजर्वेशन से आए हैं, फॉर एग्जांपल ओबीसीज जिनकी पोस्ट खाली रह जाती हैं, तो उनको शुरुआत से ही ट्रेन किया जाए, उनसे पूछा जाए अगर आप फ्यूचर में पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हो या फिर एकेडमिक फील्ड में जाने में इंटरेस्टेड हो, तो शुरुआत से ही उनको कैपेबल बनाया जा सकता है ताकि आगे जाके वो आईआईटी में एज ए फैकल्टी ज्वाइन कर लें। तो ये तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। आर्टिकल में देखो कंक्लूजन में सिंपल सी बातें बोली जाती हैं। रिजर्वेशन एक तरीका है हिस्टोरिकल डिस्टोर्शन को एड्रेस करने के लिए, तो सरकार को इस रिजर्वेशन सिस्टम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना चाहिए और जहां पे इनोवेटिव सॉल्यूशन लाना पड़े वहां पे इनोवेटिव सॉल्यूशन भी लाने की आवश्यकता है। रिजर्वेशन से सिस्टम में डाइवर्सिटी भी आती है और ये सरकार का कर्तव्य भी बनता है सभी कम्युनिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में आईआईटीज़ में, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज डिस्कस किए। सबसे पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया यूके रिलेशंस से संबंधित, दूसरे नंबर पे हमने आर्टिकल डिस्कस किया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से संबंधित, और तीसरे नंबर पे हमने आर्टिकल डिस्कस किया आईआईटी सिस्टम में रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।